प्रिय छात्र छात्राओं, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। हम मकड़ी का जाला एकांकी का अध्ययन कर रहे थे, जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई थी। कल हमने इस कहानी के उद्देश्य, जो कि इस एकांकी संग्रह के संकलनकर्ता के अनुसार हैं, उन पर चर्चा की थी। और इससे पूर्व हमने लेखक या एकांकीकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना अध्ययन जारी रखा था। आज हम इस एकांकी के पात्रों पर चर्चा करेंगे कि इस एकांकी के पात्र कैसे हैं। हम कसौटी पर तो नहीं कसेंगे अभी एकांकी के तत्वों की, लेकिन जो मुख्य मुख्य पात्र हैं उन पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि भाई कौन से पात्र हैं, कितने पात्र हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एकांकी में पात्रों की संख्या बिल्कुल सीमित है। बहुत कम इसमें पात्र हैं। जैसे मुख्यतः आप कह सकते हैं दो ही पात्र इसमें हैं। एक तो भोलानाथ, जो कि एक धनाढ्य व्यक्ति है और कई कंपनियों का मालिक है, और दूसरा चंद्रभान, जो उसके यहाँ नौकरी करने के लिए आवेदन करता है या नौकरी करना चाहता है। और तीसरा पात्र है क्लर्क, ऑफिस के बाबूजी। मूलतः ये तीन ही है। बाकी एक आवाज़ भी आती रहती है बीच बीच में, एक अदृश्य छाया मूर्ति भी इसमें दिखाई गई है, लेकिन पात्रों के लिहाज से देखा जाए तो उनको हम नगण्य कह सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं कहानी जब रुकती सी प्रतीत होती है इस एकांकी की, वहाँ वो उस कहानी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान अवश्य ही देते हैं। तो उनकी तो यहीं तक सीमा है। अब यहाँ दो पात्र हैं, बचते हैं दो पात्र बचते हैं, भोलानाथ जी और दूसरे चंद्रभान। इनमें भी इस एकांकी में जो मूल पात्र दिखाई देते हैं, जो नायक के रूप में उभर करके आते हैं, जो महत्वपूर्ण पात्र दिखाई देते हैं, वो है भोलानाथ। और 2 नंबर पर जो पात्र अपनी उपस्थिति को यहाँ दर्ज करवाते हैं वो है चंद्रभान। तो पहले हम चंद्रभान पर चर्चा करते हैं कि चंद्रभान कौन है, कैसा व्यक्तित्व है, किस तरह का स्वभाव है। वो सारी बातें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। यदि हुआ तो इन दोनों चरित्रों के बारे में आज ही देख लेंगे, और यदि संभव नहीं हुआ तो फिर दूसरा जो पात्र है उसको अगले हमारे व्याख्यान में देखेंगे, या अगली चर्चा जब हम करेंगे तब हम इसको अपने जो वार्ता है उसका विषय बनाएंगे। तो आते हैं चंद्रभान। चंद्रभान एक युवक है जो भोलानाथ की कंपनी में नौकरी करना चाहता है। और आप सब जानते हैं कि युवावस्था में व्यक्ति के लिए या युवक के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करके अपने परिवार को अपना योगदान देना। और वो चंद्रभान भी उससे हट करके नहीं है। तो उसने आवेदन किया है और भोलानाथ के यहाँ मिलने भी पहुँच गया है, क्योंकि उसको समय दिया होगा उतना, तो उस समय के अनुसार वो भोलानाथ जी के पास मिलने भी पहुँच गया। और उनका जो क्लर्क है उससे अपनी जो आने का कारण है वो भी बता दिया है, और क्लर्क भोलानाथ को जाके वो बात कहता भी है। तो वहीं से चंद्रभान की उपस्थिति यहाँ दर्ज होती है इस एकांकी में। तो चंद्रभान किस तरह का व्यक्तित्व रखता है वो इनकी बातचीत से
और इनकी गतिविधियों से हमको पता लगता है। अब लेखक ने जो परिचय दिया है चंद्रभान का, उसके अनुसार चंद्रभान के व्यक्तित्व में, फिर भौतिक व्यक्तित्व में या शारीरिक व्यक्तित्व में एक गोरे रंग का सुशील युवक लगता है और सूट पहन करके बात वहाँ आता है। ये आमतौर पर होता है, एक नौकरी के लिए जाते हैं तो अच्छे से अच्छे कपड़े जो उसके पास उपलब्ध हैं उसको पहन के जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ स्पष्ट होती है कि चंद्रभान कल्पनालोक में विचरण करने वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वह कविताएं भी लिखता है। कविता वही लिखेगा जो कल्पना की उड़ान भरेगा। भावुक व्यक्तित्व का मालिक होगा, उसके व्यक्तित्व में भावुकता होगी। इसके अलावा वह एक निर्मल स्वभाव का युवक है और निर्मल स्वभाव होने के साथ साथ आशाओं से भरा हुआ है। आकांक्षाएं उसकी खूब हैं, अभिलाषाएं उसकी खूब है, जो इस उम्र में होती है और इसमें भी आपको मिल जाती है। और एक सहज मुस्कान उसके चेहरे पर मिलती है। और कुल मिला के उसके व्यक्तित्व को यहाँ लेखक जो बता रहे हैं हमको, भोलानाथ के माध्यम से, उसकी सोच के माध्यम से जो हमको बताया जा रहा है, वो ये कहते हैं कि वो अपनी मुस्कान के कारण बिल्कुल निष्कलंक और आकर्षक व्यक्तित्व लिए हुए है और उसके व्यक्तित्व में उसका उज्जवल भविष्य भी दिखाई देता है। यहाँ प्रयोग किया नाच रहा है, लेकिन उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। दूसरी चीज़, स्पष्टवादी भी है और अपनी बात को स्पष्टवादी होने के बावजूद भी कहने का सलीका जानता है, तरीका जानता है। जैसे जब भोलानाथ चंद्रभान से मिलने को बुलाता है भोलानाथ चंद्रभान को, तो चंद्रभान जो है उसको बैठने का कहते हुए, क्योंकि चंद्रभान खुद सिगरेट पी रहे होते हैं, तो उसको भी कहते हैं कि स्मोकिंग कीजिएगा। तो यहाँ चंद्रभान जो जवाब देता है वो बताता है कि वो बातचीत करने में, जवाब देने में माहिर आदमी है। तो क्या कहता है, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है। देखिए, आगे की गारंटी नहीं है इसमें और वर्तमान बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं किया है। सीधा ना नहीं करते जो बुरा लगता, ना भी कर दिया और बुरा लगने भी नहीं दिया। और भोलानाथ के कहने पर भी कि ऐसी सोसाइटियों में यदि आगे बढ़ना है तो ये काम करने पड़ते हैं, तब वो उनके बात रखने के लिए कहता भी है कि हाँ ऐसा होता है, मैंने देखा भी है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट नहीं लेता है। तो बुरी आदतों से बचने के लिए जो दृढ़ता एक युवक में होनी चाहिए, वो भी चंद्रभान में है। फिर चूंकि जिस व्यक्ति के पास आया है वहाँ एक असिस्टेंट मैनेजर के लिए आया है शायद, तो पढ़ते ही और इतने बड़े पद के लिए यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसमें आत्मविश्वास भी भरपूर है, ये भी इससे जाहिर होता है। और दूसरी चीज़, महत्वाकांक्षी भी है। कवि है, भावुकता भी है, लेकिन महत्वाकांक्षा भी है। जब भोलानाथ कहता है कि ये तो तेरे कविता वगैरह जो है ये तो काम में बाधा डालेंगे या तुम्हारे जो विकास में एक तरह की अड़चन पैदा करेंगे, तब वो कहता है, और भोलानाथ जी जब कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो तुमको छोड़नी पड़ेगी, तब वो उनसे जो कहता है कि ये मेरे काम में कहीं बाधा तो नहीं बनेंगे। यदि मैं प्रकृति का आनंद लेता हूँ, चिड़ियों का चहचहाने को सुनता हूँ, देखता हूँ,
बनता हुआ इंद्रधनुष यदि मैं मेरे मन में भाव जगाते हैं तो वो मेरे मार्ग में कहाँ बाधा बनते हैं। तो जवाब देखिए, संतुलित जवाब दिया है। लेकिन इसके साथ साथ भोलानाथ जो उसको तोड़ना चाहता है वहाँ वो टूटता नहीं है जल्दी से, तो व्यक्तित्व में दृढ़ता हमको दिखाई देती है। एक उमंगों से भरे युवक है जो कविताओं के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हैं। तो फिर व्यक्तित्व में और क्या विशेषता उनके रह गई है। इसके साथ साथ जब सामने वाला व्यक्ति अर्थात भोलानाथ जब उनको बार बार डराने की कोशिश करते हैं, बार बार उसके जो व्यक्तित्व की खासियत है उनसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो एक हल्की सी घबराहट उसमें आ जाती है। और ये लाजमी है घबराहट होना। तो ये है कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर कभी कभी घबराहट उनकी हो जाती है, तो ये भी एक व्यक्तित्व की खासियत है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जब बात हाथ से निकलती हुई देखते हैं, जैसे जब वो अपनी कविताओं के इनके माध्यम से कहते हैं कि भाई इनमें क्या, ये कहाँ बाधा बनेगी, और भोलानाथ कहता है कि यदि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो आपको रखना तो छोड़िए नौकरी के लिए, आपसे बात भी नहीं करता और आपको बाहर भेज देता। तो तुरंत वही बात को नियंत्रित कर लेता है क्षमा मांगते हुए। तो प्रतिकूल माहौल को भी वापस अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता भी इनके व्यक्तित्व में है। हालांकि भोलानाथ उनके प्रतिकूल नहीं था, भोलानाथ का तो एक स्वभाव था कि वो इसका आनंद ले रहा था, इसलिए वो नाराज़ तो था ही नहीं। लेकिन सामान्य यदि नाराज़ होते भी तो वो राजी कर लेता है। ये चंद्रभान की विशेषता है व्यक्तित्व की। इसके अलावा जब घबराहट पैदा हो गई और देखा कि आगे मैं बातचीत नहीं कर सकता हूँ, तो एक उचित कारण बताते हुए और उनसे इजाज़त मांग लेता है। और देखिए सीधे ना कहता है, क्योंकि इस उम्र में एक द्वंद्व होता है। आपके उसूल होते हैं, आपके सिद्धांत होते हैं, आपके मन की उमंगें होती है, वो आपको कहीं और ले जा रही होती है। लेकिन जिंदगी की वास्तविकताएं, जिंदगी की हकीकत, जिंदगी का कठोर धरातल आपको कहीं और जाने की कहता है। तो वहाँ भी इसने संतुलन बैठाया कि ना नहीं कही, हाँ नहीं कही, और सोचने विचारने का समय मांगा। तो हम उनके व्यक्तित्व की एक खास बात और कह सकते हैं कि किसी भी बात का निर्णय सोच समझ के करने की योग्यता वाला युवक। और बात हाथ से निकलते देखकर समय मांग लिया ताकि सोचने समझने के लिए अवसर मिल जाए। तो अवसर भी बनाना आता है। अवसर आते नहीं हैं जिंदगी में, अवसर बनाए जाते हैं। तो इनके पास तो आया हुई था, लेकिन इन्होंने क्या, चंद्रमा ने क्या किया, उस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, बल्कि उसको पकड़े रखा। और भोलानाथ जब ये सोच रहा है कि ये युवक मेरे पास दोबारा नहीं आएगा, मैंने इसके सपनों की, उसकी सपनों की उड़ान को रोक दिया है। अब ये उसके मन में क्यों थी ये बातें, तो मैं जब भोलानाथ के व्यक्तित्व की बात करूँगा तब बताऊँगा कि अब ये व्यक्ति नहीं आएगा और मेरे को इसको रखना होगा, नहीं रखना पड़ेगा। हालांकि व्यक्ति से वह उसको रखना चाहता था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को रखने पर भोलानाथ के स्वभाव पे चोट होती थी, क्योंकि मूलतः वह खुद भी एक भावुक व्यक्ति था। जब ये व्यापारी बना या बड़ा जो है प्रतिष्ठान इसने बना लिए, उससे पहले वह भी सपने रखता था, गाने बजाने का शौक़ रखता था। तो उसके दिमाग में वो बात आ सकती थी, इसलिए वो ऐसे व्यक्तियों को तोड़ना चाहता था ताकि वो ज़िंदगी के ठोस धरातल पर आए
और दुनियादारी में भाग लेते हुए आगे बढ़ें, स्वप्न लोक में विचरण नहीं करें। लेकिन एकांकी के अंत में जो घटना घटित होती है वो भोलानाथ को चकित कर देती है या उसके चोट सी लगाती है। जब पता उसको लगता है कि चंद्रभान उसके यहाँ नौकरी करने के लिए हाँ कहते हैं, उसने हाँ कह दी कि हाँ मैं कर लूँगा। तो अब देखिए, भावुक होते हुए भी, कवि होते हुए भी जिंदगी के ठोस धरातल पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति चंद्रभान, अर्थात ऊपर देखता है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन जमीन पर उसके कदम हैं। तो इस तरह की उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं, वह भावुक है। अब इनकी विशेषताओं को देखें, उसके व्यक्तित्व की एक बार संक्षिप्त में। भावुकता है, व्यवहार कुशलता है, दृढ़ता है, कुछ सिद्धांत लेकर के चलता है, व्यवहारिकता है, बात को बनाने की उसके पास कला है, और इसके साथ साथ व्यवहार और आदर्श, इनमें भी संतुलन बनाने की कला उस युवक के पास है, जो कि आम तौर पर युवकों में नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व का युवक है जो कि आगे बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है। अपने सिद्धांतों को भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ इतनी बातचीत में यह लगता है कि वो अपने सिद्धांतों को भी बनाए रखेगा, भोलानाथ की तरह बिल्कुल मशीनी नहीं बनेगा। लेकिन भोलानाथ सोचता है कि ये भी मकड़ी के जाले में फंस गया जिस तरह से मैं फंसा था। इसलिए इस एकांकी का नाम भी मकड़ी का जाला रखा है, कि इस तरह से अपने भावनाओं को दबा करके व्यक्ति अपने व्यवसाय के क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता ही जाता है और अपनी भावनाओं को खोता जाता है, वह कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता। तो वो एक तरह का मकड़ी का जाल है, कि मकड़ी जिस प्रकार से जाल बनाती है और उसमें फंसती जाती है, तो व्यक्ति भी उसमें फंसता जाता है। तो यह शायद उस मकड़ी के जाले में नहीं फंसेगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इस एकांकी में दोनों बातें सोचने के लिए लेखक ने हमको खुला छोड़ दिया। इसी के साथ मैं आज की अपनी इस बातचीत को यहीं विराम देता हूँ और आपसे एक प्रश्न भी पूछता हूँ कि बताइए कि चंद्रभान नामक पात्र आपकी नज़रों में चंद्रभान इस एकांकी का एक महत्वपूर्ण पात्र है तो कैसे है, विवेचना कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।